आज मैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूँ। अच्छे क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और मैं सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हुए ऑप्शन का भी एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 126, मेटाबॉलिज्म इज डिटरमाइंड बाई। मेटाबॉलिज्म ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रोटीन फार्म एज डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन फार्म्स एज डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक मटेरियल्स। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है साइज ऑफ प्रोटीन इन सेल, बी है अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, डी है प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ डीएनए। अब मेटाबॉलिज्म एक टर्मिनोलॉजी है। मेटाबॉलिज्म में होता क्या है कि हिंदी में इसे बोलते हैं चयापचय, यानी कि टूट और जूट जो हमारे शरीर में सेल्स का विभाजन होता है, सेल्स का डाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आ चुका है। तो मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स जुड़ना, सेल का सेंसथाइज होना, सेल का बनना, और कैटा माने टूटकर ही एनर्जी मिलती है। कैटाबॉलिज्म में टूटना, सेल का ब्रेकडाउन ही हमें एनर्जी प्राप्त होता है, और उसका एनाबॉलिज्म सेंसथाइज होना ही दूसरी सेल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 127, make the correct choice from assertion A and the reason R from the code given below। इसमें assertion रीजन की बात क्या है कि assertion A और assertion R, तो इसमें the pyruvic acid formed during aerobic glycolysis in the Krebs cycle passes into mitochondria, it is further oxidation। इसमें कहा है कि पायरुविक एसिड फॉर्म निर्माण होती है ड्यूरिंग द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका ऑक्सीडेशन में। इसका रीजन है इन क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लैक्टिक एसिड। यानी कि 127 में ऑप्शन नंबर ए सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128, द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फिश, यानी कि महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स कौन है जो मछली में पाया जाता है? तो ओमेगा 3 है ऑप्शन ए, ये मछली में पाया जाता है। 129, द स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन इंटरनल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज। मतलब कहा गया है कि फिजियोलॉजिकल शारीरिक क्रिया की स्थिति में आंतरिक बैलेंस और इक्विलिब्रियम स्थिति को क्या बोलते हैं? यानी शरीर के आंतरिक संतुलन की स्थिति को क्या बोलते हैं? तो मेटाबॉलिज्म है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हाइपोकाइनेटिक्स, सी है हेमोस्टैसिस, और डी है एनाबॉलिज्म। तो 129 का ऑप्शन नंबर सी सही है, हेमोस्टैसिस। हेमोस्टैटिस क्या होती है कि जब हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होके बाहरी इन्वायरमेंट से आंतरिक इन्वायरमेंट जब बैलेंस करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो उसको हेमोस्टैसिस बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म बता ही चुके। हाइपोकाइनेटिक, हाइपो मीन्स कम, काइनेटिक माने मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि लेस मूवमेंट, कम मूवमेंट को हाइपोकाइनेटिक कहा गया है। और हाइपोकाइनेटिक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि आपका आर्थराइटिस हो गई, ये हाइपोकाइनेटिक हुई,
डायबिटीज़ हो गई, ये सब हाइपोकाइनेटिक है। आप बैठे रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे तो हाइपोकाइनेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी। एनाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 130, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज वेनस रिटर्न इज इंक्रीज बाई। मसल्स एक्सरसाइज के दौरान वेनस रिटर्न किसके द्वारा इंक्रीज होता है? वेनस रिटर्न, वेनस माने वेंस, आर्टरी और वेंस, किसके द्वारा रिटर्न होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। द पंपिंग एक्शन ऑफ द मसल्स एंड द इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, यानी द पंपिंग एक्शन ऑफ द मसल्स एंड द इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 131, द कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि स्केलेटन पेशीय मसल्स की संकुचन इकाई कौन सी है? 131 में पेशीय मसल्स की संकुचित इकाई कौन सी है? तो इसमें 131 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सार्कोमियर। सार्कोमियर। ऑप्शन नंबर ए से सार्कोमियर। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दो तरह की प्रोटीन होती है जो मायोफाइब्रिल के अंदर पाई जाती है और इसे मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। जैसे एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन को थिन फिलामेंट और मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं। और एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन भी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इसको मायोफाइब्रिल एक मसल्स में ही पाया जाता है जिसे मायोफिलामेंट बोलते हैं हम। 132, एटीपी इज यूज फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एटीपी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रयोग की जाती है। क्या यह प्राइमरी सोर्सेस है, सेकेंडरी सोर्सेस है, इमीडिएट सोर्सेस है और या इंटरमीडिएट सोर्सेस है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, यानी कि एटीपी प्राइमरी सोर्सेस है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। अब 133 क्वेश्चन नंबर में मैचिंग है, मैच कराना है इस क्वेश्चन को। और इसमें ऑप्शन ए में है अल्कोहल, बी एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन एक नर्व पे इफेक्ट डालने वाला पदार्थ है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड, कोकेन। तो इसका मिलाप करना है। इसमें 133 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्कोहल लेक ऑफ कंसंट्रेशन एंड जजमेंट, यानी कि एल्कोहल के कारण कंसंट्रेशन की क्षमता कम हो जाती है और जजमेंट की क्षमता कम हो जाती है। और एम्फेटामाइन द्वारा इट क्रिएट्स मेंटल कन्फ्यूजन, यह मानसिक कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। और एनाबॉलिक स्टेरॉयड इट डेवलप सेकेंडरी मेल्स कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। और जो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड, यह फीमेल्स में मेल्स का गुण देखने को पाया जाता है, जैसे मस्ट्यूच निकल जाना और आवाज़ में परिवर्तन होना, चाल ढाल में परिवर्तन होना। और इसमें कोकेन इट गिव्स टेम्पररी डिसअपेयर ऑफ फटीग एंड हंगर, यानी कि यह अस्थायी रूप से थकावट और भूख को समाप्त कर देती है, कोकेन। 134 का भी मैचिंग है, 134 का मैचिंग है, यानी कि 134 में ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी।
सेल मेम्ब्रेन ऑब्जॉर्ब एंड एक्सक्रेट द मोलिकुलर वन कैरी आउट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। 135 में एसर्शन रीजन है बीटा ब्लॉकर्स आर सब्सटेंस विच रिड्यूस ब्लड प्रेशर। यानी कि ये कहा है कि बीटा ब्लॉकर एक ऐसा पदार्थ है जो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ये बात सही है कि बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, जिसे शूटिंग और तीरंदाजी वाले कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये सही है, बट इसका रीज़न है कि यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन्हांस इंड्योरेंस परफॉर्मेंस। बिल्कुल गलत है। बीटा ब्लॉकर का यूज इंड्योरेंस में नहीं यूज किया जाता है, इंड्योरेंस इन्हांस करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 136 द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि कौन मुख्य है जो शरीर के आंतरिक इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है। इनमें से कौन मुख्य है जो शरीर के आंतरिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है। तो इससे ऑप्शन नंबर सी सही है, किडनी। हाइपोथैलेमस एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये भूख प्यास निद्रा का काम करता है। लीवर हमारे शरीर में 1.5 kg का एक सबसे बड़ी ग्लैंड पाई जाती है लीवर, जो पित्त का श्रावण करता है। और गोनैड एक जनन ग्रंथि है, जनन एंडोक्राइन ग्रंथि है, यानी कि सेक्स ग्लैंड है। 137 द ट्रिगर टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस इन स्केलेटन मसल्स। यानी कि इस स्केलेटन मसल्स में कौन ट्रिगर है जो इनिशिएट करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन ट्रिगर का काम करता है स्केलेटन मसल में, या कह सकते हैं कि स्केलेटन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रिगर का काम कौन प्रारंभ करता है, इनिशिएट करता है। तो 137 का डी, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन। आप जब मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट होते हैं। एक्टिन में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित कैल्शियम जब रिलीज होता है तो उसको बाइंड करके, यानी कि कैच करके एक अटैच बनाता है, जिसके कारण ये वहाँ से इनिशिएट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का प्रारंभ होता है। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट ड्यूरिंग आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवोलूमिक रिलैक्सेशन एक कार्डियक साइकिल का पार्ट है जो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को कहा जाता है, जिसमें सभी वाल्व नियरेस्ट आ जाते हैं। तो एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी सी डी। यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, पहले वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, उसके बाद वेंट्रिकल प्रेशर ड्रॉप, वेंट्रिकल जो हार्ट का निचला चेंबर होता है वेंट्रिकल, उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, कम होता है। फिर एट्रियल रिलीफ, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेमीलूनर वाल्व क्लोज, यानी लास्ट में वाल्व क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। 139 का ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉथिंग ऑफ द ब्लड। निम्नलिखित में से ब्लड के क्लॉथिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें 139 का ऑप्शन नंबर ए सही है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड का पार्ट है जो
ब्लड इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं और प्लाज्मा को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट के द्वारा ही ब्लड का क्लॉथिंग होती है। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर बी में है। हीमोग्लोबिन, हीम एक आयरन है, कण है, और ग्लोबिन प्रोटीन है, जो कि हीम की मात्रा 5% होती है और ग्लोबिन की मात्रा 95% होती है ब्लड में। और फैगोसाइट, फैगोसाइट ये ल्यूकोसाइट का ही एक पार्ट है, जो शरीर में उपस्थित यानी शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले हानिकारक वायरस बैक्टीरिया को खत्म करता है, मारता है। इसको बोलते हैं फैगोसाइट। क्वेश्चन नंबर 140, इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज द हार्ट मसल इज कॉल्ड। एनाटॉमिकल भाषा में हार्ट मसल्स को क्या कहते हैं? हार्ट में 3 लेयर होती है, यानी कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, और चौथा ऑप्शन जो है इपिथेलियम। तो इसमें अगर एनाटॉमिकल भाषा की बात करें तो मायोकार्डियम सही है। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर, मध्य वाली मायोकार्डियम और इंटरनल इंडोकार्डियम, और जो इपिथेलियम है ये स्किन को बोलते हैं, स्किन के ऊपरी भाग को एपिथेलियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाइल द बर्थ प्लेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी द बोन मैरो, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जो जन्म स्थान है वो बोन मैरो में है, लेकिन उसका गिवार्ड मृत्यु कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 141 का ऑप्शन नंबर बी, स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 142, फॉर एवरी हाई फोर्स कंसंट्रेशन, फॉर एवरी हाई फोर contractions lasting 1 to 2 seconds, the initial energy sources is from। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एटीपी स्टोरेज। फॉर एवरी हाई फोर्स कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग 1 to 2 सेकेंड द इनिशियल एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम, यानी कहा है कि हाई कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हाई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन के लिए 1 और 2 सेकेंड में जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, प्रारंभ होती है, उस कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर डी, एटीपी स्टोरेज से। एटीपी स्टोरेज है, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो लंबी होती है, जिसके कारण सबसे पहले एटीपी स्टोरेज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 143, अकॉर्डिंग टू कूपर, वो 1968 value of 12-minute run test converted to VO2 max by वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं VO2 max को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए सही है। 144 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज मसल्स इन स्ट्रेंथ और पावर। क्रिएटिन जो पदार्थ है, सप्लीमेंट्स है, वह मसल्स की शक्ति और पावर को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 145, which organs perform endocrine as well as exocrine function in human body। कौन सा ऑर्गन्स एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन का भी कार्य करता है मानव शरीर में? मानव शरीर में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन का भी काम करता है? तो 45 का सी, पैनक्रियाज। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एक ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन की बात करें तो ये डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करता है, और एक्सोक्राइन की बात करें तो ये हार्मोन्स डक्ट द्वारा, नली द्वारा हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो लीवर जो है और गॉल ब्लैडर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये एक लीवर ग्लैंड है जो
इसको बोलते हैं मिश्रित ग्लैंड। पैंक्रियाज को भी मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। किडनी कोई ग्लैंड नहीं है, ऑर्गन है। Which of the following properties is not possessed by slow twitch fiber? अब इसमें कहा है कि स्लो टिच फाइबर का कौन सी विशेषताएं नहीं है। 146 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हाई हीमोग्लोबिन। यानी कि स्लो ट्विच फाइबर में कम हीमोग्लोबिन होती है लेकिन हाई मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का मतलब होता है एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और रेड फाइबर थोड़ा होती है स्लो एक्शन एंड पोटेंशियल, मगर इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है कि इसमें कोई इसका विशेषता नहीं है, हाई हीमोग्लोबिन। 147 thin myofilament do not compose of which one of the following protein? Thin myofilament do not compose of which one of the following protein? जो thin myofilament होता है, thin myofilament do not compose, यानी thin myofilament do not compose of which one of the following protein? जो थिन मायोफिलामेंट होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के अंतर्गत नहीं आता है, कंपोज नहीं होता है, बनता नहीं है। तो थीन जो बोलते हैं, एक्टिन को बोलते हैं, और थिक बोलते हैं, मायोसिन को बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 148, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, इसको डॉम्स, शॉर्ट फॉर्म में डॉम्स बोलते हैं, इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? किस प्रकार के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में डॉम्स यानी मसल सोरनेस, मसल पेन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 148 का सी सही है, इसेंट्रिक। अभी कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है, आइसो मीन्स कुछ, मेट्रिक माने लंबाई, जिसमें कोई चेंजेज है, किसी मसल्स की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक मसल छोटी होती है, इसेंट्रिक मसल्स में लेंथेनिंग होती है, लेंथ होती है, फिर भी ये फोर्स को एक्सर्ट करती है, यानी फोर्स को डिनोट करती है, फोर्स को बताती है। 149 क्वेश्चन नंबर 149, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, हक्सले के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल वाई एज प्रिडिक्टेड मैक्सिमल हार्ट रेट is used to regulate the intensity of aerobic exercise? Which of the following बेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है जो एज को प्रेडिक्ट करते हुए मैक्सिमम हार्ट रेट के बारे में बताता है और बताता है कि एरोबिक एक्सरसाइज की तीव्रता क्या होनी चाहिए? तो 150 का डी, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन आर क्लोजली रिलेटेड। हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन आर क्लोजली रिलेटेड। इट मीन्स कि हार्ट रेट और ऑक्सीजन का उपभोग दोनों नियरेस्ट संबंधित हैं, एकदम क्लोजली संबंधित हैं। तो इस तरह हम आज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया हूँ और कवर किया हूँ और एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब